सेंटर ऑफ मास के ऊपर क्वेश्चन आएगा। मास निकालने का क्वेश्चन थोड़ी ना है ये, इसमें कोई मास थोड़ी ना निकालेंगे, इसमें सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। देखो क्वेश्चन है, एक रॉड है, रॉड की लेंथ एल है, रॉड में लैम्डा गिवन है, तो मास लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, गिवन है, बताने की जरूरत नहीं है। लैम्डा है तो लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। और मान लो लैम्डा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब लैम्डा वेरिएबल है। अगर वेरिएबल ना होता तो फिर तो मैं बोलता सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है। वेरिएबल है तो मुझे नहीं पता सेंटर ऑफ मास कहां पर है, मुझे निकालना है सेंटर ऑफ मास कहां पर है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, मैंने आज तक जितने भी सेंटर ऑफ मास की प्रॉब्लम्स की उसमें फॉर्मूला क्या यूज किया, m1 x1 m2 x2 m3 x3 mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn, यही किया। मेरे को नहीं पता कि रॉड में कितने मासेस हैं, क्योंकि मेरे को क्या पता है इसमें तो dm 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 करके मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो मान लो ये dm है एट अ डिस्टेंस ऑफ x1, ये dm है एट अ डिस्टेंस ऑफ x2, अगला dm x3। अगर आप मेरे को मासेस बता दो तो मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, सेंटर ऑफ मास का dm इंटू x1 प्लस dm इंटू x2 प्लस dm इंटू x3 प्लस dm इंटू x4 प्लस कहां तक पता नहीं कितने dm है। तो एक शॉर्टकट क्या है, प्लस नहीं करना, इंटीग्रेट कर दो। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू x, मन में सोचो, इंटीग्रेशन का मतलब मिलाना, dm x1 मिला दिया, dm x2 मिला दिया, dm x3 मिला दिया, करते करते शॉर्टकट क्या बना दिया, dm इंटू x डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास क्या होगा, dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? तो एक सेंटर ऑफ मास क्या है, ये एक सेंटर ऑफ मास है, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो जिन क्वेश्चन में मासेस पॉइंट मासेस नहीं है, मास डिस्ट्रीब्यूशन है और लेंथ वाइज या कैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें फॉर्मूला ये लगेगा, इसे याद कर लो। तो जिनमें मासेस लैम्डा वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है या सिग्मा वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें ये फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का। क्योंकि रॉड तो एक्स एक्सिस पे लेटी हुई है तो उसमें वाई का फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, क्योंकि रॉड की वाई एक्सिस में तो कोई थिकनेस है ही नहीं, सब कुछ तो एक्स में लगा हुआ है। लेकिन इमेजिन करो आपके पास एक रॉड ऐसी होती, थोड़ी मोटी होती तो ये वाई एक्सिस में भी सेंटर ऑफ मास निकलता, वाई एक्सिस में भी होता ऊपर की तरफ, तो वाई एक्सिस में होता। तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये फॉर्मूले को याद करें कि अगर मान लो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। इतनी बार ये क्वेश्चन आ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो। क्वेश्चन है, एक रॉड है, इस रॉड में लैम्डा आपको गिवन है कितना, कि एक्स स्क्वायर बाई एल। अब साफ पता लग रहा है कि कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, तो एक्स बढ़ता जाएगा, लैम्डा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, तो एक्स के साथ लैम्डा चेंज हो रहा है। इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। तो रॉड की सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है ये बताओ। अब देखो इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आपको m1 m2 m3 तो पता नहीं, तो एक ही तरीका आपके पास ये तरीका है। तो अगर इस रॉड के लिए मैं आपको dm बता दूं, आंसर आ जाएगा। और dm निकालने के लिए ही तो आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में रॉड का dm निकालना तो सीखा, कैसे रॉड में dm कैसे निकलता है, लैम्डा इंटू, लैम्डा क्या होता है, dm बाई dx, dm क्या होता है, लैम्डा इंटू dx। आज किया हमने लैम्डा, कि लैम्डा वेरिएबल है तो अपने को तो पहले स्मॉल मास निकालना पड़ेगा dm, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो जो गिवन है कितनी, के एक्स स्क्वायर बाई एल, तो dm आ गया। फर्स्ट स्टेप क्लियर है, dm की वैल्यू आ गई। इस dm को उठा के यहां और यहां दोनों जगह पुट करो, ऊपर भी और नीचे भी। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो x की लिमिट क्या लगेगी, 0 से लेके l तक। तो x की लिमिट क्या लगेगी, 0 से l तक, 0 से l तक, 0 से l तक। एक कॉमन मिस्टेक है, हो जाती है स्टूडेंट से गलती से, लेकिन वो इंटेंशनली चाहता नहीं है, फिर भी हो जाती है, बता रहा हूं मत करना। वो क्या करेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, कॉमन है भाई, डिवाइड हो रही है चीजें। वो कहेगा k से k कैंसल, l से l कैंसल, x स्क्वायर कैंसल, और कई तो dx से dx भी कैंसल। ऐसा भी कभी हुआ है? नहीं, आपने कुछ नहीं कैंसिल करना है इसमें। आपने ये दो न्यूमेरिकल है, ऊपर की इंटीग्रेशन अलग करनी है और नीचे की इंटीग्रेशन अलग करनी है। x को x से बिल्कुल भी कैंसिल नहीं करना। हाँ, कांस्टेंट बाहर निकालो, k बाई एल, कांस्टेंट कैंसिल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल्स को नहीं टच करना, तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, और ऐसे ये एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, एक्स क्यूब की x4/4,
इसकी क्या बनेगी, एक्स क्यूब बाई 3, 0 से L, 0 से L, x की जगह एक बार L, x की जगह एक बार L, आंसर 3L/4 फ्रॉम ओरिजिन। ये है आपके PYQ में, वो कुछ नहीं करेगा, वो लैम्डा चेंज करता रहेगा, कभी एक्स क्यूब कभी x4 कुछ भी कर देगा, आपका आंसर वहां से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बेसिक फंडामेंटल सेम है। समझ में आ रहा है कि ये आज का लेक्चर डीएम पे कैसे काम कर रहा था, डीएम यहां यूज होना है, क्योंकि स्टूडेंट दो चीजें इकट्ठी चल रही हैं, सेंटर ऑफ मास भी चल रहा है और डीएम भी चल रहा है। तो पहला पार्ट ऑफ लेक्चर डीएम के ऊपर था, तो डीएम निकालना आ गया, सेंटर ऑफ मास भी आ गया। समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है, कोई डाउट इसमें? और मान लो अगर ये कोई और फिगर होती, कोई डिस्क होती या कुछ भी होता जिसमें एक्स और वाई एक्सिस दोनों काम, या सिग्मा वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होती, एरिया वाइज, कुछ भी नहीं करना, सारा फर्क यहां पड़ना है डीएम में। ये अलग चलेगा, डीएम अलग चलेगा, वो सिग्मा की फॉर्म में चल पड़ेगा, ये फॉर्मूला विल रिमेन सेम, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब जब पेपर में आएगा आप देखेंगे कि कोई PYQ के अंदर कोई यूज हो रहा है तो आपको कॉन्सेप्ट यही लगाना पड़ेगा। अब इसके लिए आपके मेंस और नीट में कम से कम 3-3, 4-4 बार ये फॉर्मूलाज पूछे गए हैं। लोग सारा सेंटर ऑफ मास कर जाते हैं, ये छोड़ जाते हैं। पहला फॉर्मूला, अगर आप एक हेमिस्फेयर को उल्टा रख दें और सॉलिड हेमिस्फेयर है, अंदर से भरा हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास देखो ना, यहां ज्यादा मास है, यहां कम 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 कम, तो सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या देखी जाएगी, 3r/8। तो सेंटर ऑफ मास की हाइट 3r/8, याद करना है फॉर्मूला फ्रॉम द बेस। अगर ये हॉलो होता तो सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या आती, r/2 फॉर्मूला। अगर ये क्या होता, हाफ रिंग होती है, रिंग अंदर से खाली पड़ी है, क्योंकि टोटल अगर कंप्लीट रिंग होती तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता, आधी रिंग में मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या होती है, 2r/π। अगर ये सॉलिड कोन होता, पेपर में बहुत बार आया सॉलिड कोन, सॉलिड अंदर से भरा हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या है, h/4 फ्रॉम बेस। और मेंस वालों ने पूछा फ्रॉम वर्टेक्स आंसर क्या है, तो लोगों ने रट्टा मारा कि h/4, 3h/4, वर्टेक्स से माइनस करना पड़ेगा h में से h/4। और अगर ये हॉलो होता तो h/3। अगर ये आधी डिस्क होती, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या होती, 4r/3π। ये फॉर्मूलाज मेंस में और नीट में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, याद करके जाने अच्छे से, ठीक है? यहां तक कोई कहे कैसे, कैसे निकला, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन, पर मैं देखना चाहता हूं इंटीग्रेशन। HC वर्मा की बुक ने पूरी सॉल्व कर रखी है सारी इंटीग्रेशन, मैंने उस बुक को एक्सप्लेन किया हुआ है, इसके बाद का वीडियो आज मैं अपलोड कर दूंगा। ये सारे प्रूफ्स मैंने पूरे बोर्ड के ऊपर अपने पेन से सॉल्व किए हुए हैं। ये ऑप्शनल है टोटल, कोई इच्छा से करना चाहे, शौक है देखो सही तो जरूर देख ले, लेकिन ऐसा कि मैंने किए नहीं, अब मेरा क्या बनेगा, कुछ ना बनेगा, ये प्रूफ पूछे नहीं जाएंगे। पर अगर कोई एडवांस की तरफ जाना चाहता है कल को, तो देखो वो प्रूफ आपको हेल्प करेंगे, वो आप देख लें। तो HC वर्मा की थ्योरी है, लेकिन मैंने उसको पूरे बोर्ड पे सॉल्व की है, चाहे बुक साथ रख लेना आपने, तो पूरे का पूरा अपलोड होगा, वो ऑप्शनल है, देखना चाहिए, देख लो, कोई बात नहीं। ये सारे प्रूफ कोन तक की, कोन की इंडिकेशन भी की हुई हैं, जबकि नॉर्मल कोन की इंडिकेशन कभी आती नहीं है, तो सारी उसमें की हुई हैं। आप अगर जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वहां से कर सकते हैं, ठीक है?